नमस्ते विद्यार्थ्यांना, डॉक्टर कीर्तीच्या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आज मी कक्षा 9वी मराठी अक्षर भारती यातून 8वा अध्याय सखू आजी हा व्याख्यासाठी घेऊन आलेली आहे. आज आपण याची व्याख्या अर्थात एक्सप्लेनेशन बघूया. सखू आजी ह्याची व्याख्या आपण हिंदीतून बघणार आहोत, मराठी टू हिंदी. ओके. तर राजन गवस इन्होंने इसको लिखा हुआ है. इनका जन्म हुआ है 1959 में. प्रसिद्ध कथा कादंबरीकार, प्रसिद्ध कथा आणि कादंबरीकार. कादंबरी लिखते, कथा का बड़ा रूप होता है कादंबरी, है ना. कवि, समीक्षक, संशोधक, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक, भंडारभोग, धिंगाणा, कळप, तणकट इत्यादी कादंबऱ्या, हुंदका काव्यसंग्रह, काच कवळ्या हा ललित संग्रह प्रसिद्ध आहे. इन्हें कितनी सारी किताबें जिसमें ललित संग्रह वगैरह, कादंबरियाँ वगैरह जो भी है शामिल है. इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है. आइए इसके लेसन के बारे में देखते हैं. प्रस्तुत पाठात सखू आजीच्या मनातील जुन्या नव्या जीवन मूल्यांविषयीचे भान, यानी सखू आजी एक जो इसका कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर है सखू आजी, उसके मन में जो जूने और नए यानी पुराने और नए जीवन मूल्य जो हैं, हमारी संस्कृति और उससे संबंधित हमारे जीवन मूल्य, उसका भान यानी उसका हमें होश होना, प्लस तिची प्रगतिशील दृष्टि यानी वो आगे के बारे में कैसा सोचती है, निर्णय क्षमता किस तरीके से निर्णय लेती है, माणसावरचे प्रेम अतिशय सहजतेने व ओघवत्या शैलीत लेखकाने वर्णन केलेले आहे. यानी उसके मनुष्य के ऊपर का प्रेम और उसका जो जीवन है उसको लेखक ने एक बहुत अच्छी शैली में, बहुत अच्छी स्टाइल में वर्णन करके हमें बताया. सखू आजी परवा वारली बोल रहे. सखू आजी जो कि जो मेन कैरेक्टर है हमारे इस कहानी का, उसकी शुरुआत होती है इस तरीके से कि सखू आजी परवा वारली. हम उसकी मृत्यु से इसकी कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही जाके हम फिर उसके जीवंतपने को याद करते हैं और कहानी जो है फ्लैशबैक में चली जाती है और फिर से हम वापस से इस समय पर आकर और इस कहानी को देखते हैं. तर सखू आजी परवा वारली, सखू आजी की मृत्यू जो है परसों हो गई है. ही गोष्ट कदाचित सांगण्या इतपत महत्त्वाची नसेल. ये बात शायद बताने इतनी महत्त्व की नहीं होगी, कारण आपण कितीतरी मृत्यू रोज अनुभवत असतो. कारण अपन कितनी तो मृत्यू रोज अनुभव करते रहते, एक्सपिरियंस करते रहते. कितने लोग रोज मरते रहते. मग सखू आजी आज मरण पावली, याला विशेष महत्त्व काय. फिर आज सखू आजी आज मर गई, उसको विशेष क्या महत्त्व है, असा प्रश्न कोणीही उपस्थित करू शकेल. ऐसा प्रश्न कोई भी सामने खड़ा कर सकता है. याबाबत मला काहीही म्हणायचे नाही. लेखक बोलते इस बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है. तरीही सखू आजीचा मृत्यू मला खोलवर जखम करून गेला. फिर भी सखू आजी की जो मृत्यू है वो मुझे अंदर तक घायल करके चली गई. आपण आपलं असं काही हरवलं असं मला आजही वाटतं. बोले मेरा अपना कुछ हो गया ऐसा मुझे आज भी लगता है. माझ्या जगण्यातलं एक शुभ्र निरभ्र काहीतरी संपलं अशी एक पोकळी वाटते. वो बोलता है मेरे जीने में का कुछ एक पवित्र चीज़, निरभ्र चीज़, एकदम क्या बोलेंगे उसको, साफ चीज़ कहीं ना कहीं खो गई है. ऐसा एक खालीपन जो है उनके जीवन में आ गया. कौन सखू आजी. बोले कौन सखू आजी, माझी कौन लागत होती थी यानी मेरी कौन लगती थी वो. तर कोणीच नाही. वो बोले कोई नहीं लगती थी मेरी, ना माझ्या जातीची ना पातीची, वो ना मेरी जात की थी ना पात की थी, पण तरीही ती माझ्या जवळची होती. पर फिर भी वो मेरे बहुत पास की थी. रक्ताच्या माणसाइतकीच, जैसे हमारे खून के रिश्ते होते वैसे ही. सखू आजीचं वय वर्ष 90, उनका उम्र 90 साल था. हातात काठी, हाथ में लकड़ी होती थी. वाकून कमान झालेलं शरीर, वो झुक कर चलती थी. उनका शरीर जो है झुक कर इस तरीके का हो गया था. वाकून कमान झालेलं शरीर, कमान के समान उनका शरीर दिखाई देता था, है ना. कोणीही चेहरा सुरकुतियाँ भरलेला और चेहरे के ऊपर जो है वृद्धावस्था की जो सुरकुतियाँ हैं वो आई हुई. सखू आजी गल्लीतून जाताना कोणी सहज म्हटलं आजी कुठं चाललीस, यानी अगर वो गली में से कहीं जा रही हो और किसी ने पूछ लिया कि आजी कुठं चाललीस यानी कहाँ जा रही है आजी, तर लगेच उत्तर, तो वो तुरंत उत्तर देती कुठं जातोय बाबा, कहाँ जा रही हूँ बाबा, म्हातारा माणूस, मैं बुढ़ी औरत हूँ. हाडं गेली वड्याला, मेरी हमारी तो जो हड्डियाँ हैं वो वड्याला गई. बघा माझ्या मड्याला, और तुम मेरे प्रेत को देखो, है ना. मड्याला मतलब प्रेत को. म्हातारी काय बोलते
हे सगळ्यांना समझाइए असं नहीं, वो जो वृद्ध स्त्री है वो क्या बोलती थी ये हर किसी को समझ में आ जाए ऐसा तो नहीं था, यानी हर किसी को उसकी हर एक बात समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो इतनी कोड वर्ड्स में बोलती थी. पण प्रत्येकजण तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न करतो, पर हर कोई उससे बात करने का प्रयत्न अवश्य ही करता था. म्हातारी प्रत्येकाशी बोलते, वो सबसे बात करती थी. मला सखुआजी नेहमीच एक कविता वाटते. लेखक बोलते मुझे तो वो हमेशा एक कविता के समान लगी. मी ती कवितेत बोलते, वो कविता में बोलती, कवितेत जगते, कविता में ही जगती है. तिच्या इतकं प्रचंड भाषिक ज्ञान मला कोणाकडं दिसलं नाही. उसके इतना प्रचंड भाषिक ज्ञान यानी भाषा का ज्ञान उनको कहीं किसी के पास में नहीं दिखाई दिया. भाषा के ऊपर प्रभुत्व होना ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है. अब यहाँ पे देखते सखुआजी सहज बोलायला लागली तरी एक कविताच बोलायची आणि वो सहज अगर किसी से बात भी कर रही हो तो साधारणतः बात न करके यानी सेंटेन्स में बात न करके कविता में ही बात करती थी. म्हणजे कुणी म्हटलं म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठं निघालीस मरायला, यानी अगर कोई बोले की क्यों अम्मा इस तरीके से म्हातारी है ना बूढ़ी औरत है ना, तो क्यों ऐसे घर में बैठने का छोड़कर कहाँ बाहर निकल चली हो, तर ती लगेच म्हणायची. तो तुरंत बोलती थी मरण लोकाला शरण दिकाला, यानी मरण तो लोगों को आहे, शरण दिकाला माझं कपाळ यानी वो ख़त्म हो जाए, माझं कपाळ भरलं आभाळ यानी मैं तो हमेशा जीऊंगी, मरलं माणूस झिजलं काणूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची, यानी मैं तो ऐसी हूँ कि चाहे कोई भी मर जाए मैं जिंदा रहूँगी, ये उसका बोलने का अर्थ. हे सगळं ती जुळून बोलायची असं नाही. वो कभी भी ऐसा जोड़ के ध्यान से नहीं बोलती थी, पण ती बोलायला लागली की आपोआपच तिच्या तोंडून ते बाहेर यायचं. आणि वो जब बोलने लगती थी वो उसके मुंह से अपने आप ही बाहर आ जाता था. तिच्याशी बोलताना एक वर्णनीय आनंद मिळायचा. उससे बात करते समय एक अलग तरह का आनंद मिलता था. लहानपणी शाळेत जाता जाता आजी आम्हाला गोळा करून बसायची. बचपन में जब ये बच्चे स्कूल जाते थे जिसमें लेखक भी शामिल था, तो ये छोटे बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा करके बैठ जाती थी. शेतातल्या देवाच्या गोष्टी सांगायची, यानी खेतीबाड़ी की, भगवान की बातें बताती थी. आजीची गोष्ट कधी कधी आठवडा चालायची. कभी कभी तो उनकी बातें इतनी कहानियाँ लंबी होती थी कि 8-8 दिन चलती थी. शाळेला जाताना काही वेळ, शाळेतून येताना काही वेळ, कभी स्कूल जाते समय कुछ देर और स्कूल से आते समय कुछ देर, असा तो ठरलेला कार्यक्रम असायचा. ऐसा उनका वो निश्चित किया हुआ कार्यक्रम था. एकदा आजीनं एक गोष्ट सहज सुरू केली आणि संपवली, पण ती माझ्या मनात दीर्घकाळ रेंगाळली. एक बार ऐसा हुआ कि आजी ने, ये जो आजी हैं इन्होंने एक बात सहज ही ऐसे ही शुरू की और ऐसे ही उसको ख़त्म भी कर दी, पर वो बात जो है लेखक के मन में हमेशा के लिए, बहुत लंबे समय तक के लिए घूमती रही. आजी म्हणाली शेतात एक साप होता. वो बोली खेत में एक साप था, त्याचा माणूस झाला, उसका आदमी बन गया, त्याला पंख फुटले, उसको पंख फूट गए तो समुद्रावर गेला और फिर वो उड़ते हुए समुद्र पर गया. 4 तपश्चर्या केली आणि 400 साल तपश्चर्या करी परत आला, फिर से आया, त्याचा बेल झाला, उसका बेल बन गया, खांदा मोहला, उसको उसके कंधे पर जो लकड़ी रखकर उसको खेतों में जुंपने के लिए तैयार किया. नांगर जुंपला और फिर उसको खेतों में लेके गए जुंपने के लिए, है ना. फाड़ाला नागिन डसली और फिर उसके फाड़ को वो जो फाड़ जो है उसमें नागिन जो है वो यानी जो यहाँ पे बताया गया कि एक सांप ने कौन सा रूप ले लिया था, सांप ने जो है वो बैल का रूप ले लिया था और उसी को फिर नागिन डस जाती है. बैलाची दातपुडी बसली और बैल की जो है दातपुडी बैठ जाती है. जब वो नागिन काटती है तो नांगराची नदी झाली और फिर उस नांगर की नदी बन जाती है जो उसके कंधे के ऊपर रखा हुआ रहता है. बैलाला आंघोळ घातली, फिर बैल को जो है नहलाया जाता है. त्याचा साप झाला, फिर उसका साप हो जाता है. वो सांप था पहले, फिर बैल बनता है और बाद में फिर से क्या हो जाता है तो वो सांप के रूप को प्राप्त कर लेता है और नागिनीला घेऊन पड़ाला. और फिर वो ऐसे समय में नागिन जो है उसको पहचान लेता है और नागिन को लेकर भाग जाता है. अब इस कहानी के अंदर देखिए कि एक जन्म से उसने दूसरा जन्म लिया, फिर दूसरे जन्म में आकर उस नागिन ने उसको पहचाना और वापस से वो उसको किस तरीके से अपने साथ में लेकर चली जाती है ये बताया गया है. हे सांगताना आजीच्या चेहऱ्यावरचे बदलणारे भाव, हातांच्या हालचाली या साऱ्यातून हे सारं आपल्यासमोर घडत आहे, आपण पाहत आहोत असं वाटून अंगावर शहारे यायचे. आणि जब वो वृद्ध स्त्री जब ये कहानी बता रही होती थी तो उनके चेहरे पर बदलने वाले भाव, उनके हाथों की हालचाल और ये सब देखने के बाद में ऐसा लगता था जैसे ये सारी घटनाएं अपने सामने ही घट रही हो और जैसे हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हो. ऐसे लगकर जो है पूरे बदन पर जो है
काटे आ जाते थे, शहारे यायचे, मतलब काटे आ जाते थे. ही गोष्ट ऐकल्यानंतर कित्येक दिवस ही गोष्ट माझ्या स्वप्नात जशीच्या तशी घडायची. कितनी बार लेखक के सपने में ये बात जैसी की वैसी आते रही. ये बात सुनने के कई दिनों तक, लंबे समय तक. बैल आंघोळ करायला लागला कि डोळे टक्क उघडे पड़ायचे, और जैसे वो सपने में देखता कि बैल जो है नहाने जा रहा है तो उसकी आंखें तुरंत जो है नींद में से खुल जाती थी लेखक की. तिथून पुढे झोपच लागायची नाही. उसके बाद उसको नींद ही नहीं आती थी. कधीतरी आपल्या स्वप्नातला साप नागिन घेऊन जाईल आणि आपल्याला हे स्वप्न पडायचं बंद होईल. वो बोलता था कब ऐसा हो कि मेरे सपने में का सांप जो है वो नागिन को लेकर चला जाए और ये कहानी जो है यहीं पर ख़त्म हो जाए, अर्थात मेरा सपना बंद हो जाए, असं वाटायचं. पण काही वर्षात असं काही कधी घडलं नाही. वो बोले ऐसा मुझे लगता था लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं. इतने सालों में ही कथा कधी अचानक स्वप्नात येतेच. अभी भी वो कभी ना कभी सपने में आई जाती. आजीनं काही गोष्टी सांगितल्या, काही याने कितनीही कई बातें है ना, आजी ने कई बातें बताई, कई कहानियाँ बताई, पण एवढीच कशी मेंदूत रुतून बसली. पर यही बात जो है मेरे मेंदू में, मेरे दिमाग में कैसे रह गई, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ये प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिला. त्या काळी आणि त्यानंतर या गोष्टीचा अर्थ आजीला विचारला होता तर ती फक्त हसायची. वो बोले मैंने उस समय और उसके बाद में इस बात का अर्थ जो है उसको आजी को पूछा था, लेकिन वो सिर्फ हंसकर रह जाती थी. मध्येच एकदा म्हणाली गाव गरतीला, सपान धरतीला, धरती दुपावली, माता हाराकली, आता हे कोणाला कळणार. नंतर म्हातारीला काहीच विचारलं नाही. उसने जब जवाब पूछा तो उसने ये जवाब दिया कि गाव गर्तीला, मतलब सपान धरतीला. धरती को ऐसा सपना आया कि गांव जो है, गांव की गर्ती निकल गई है, धरती दुपावली, धरती जो है गर्म हो गई, आणि माती हाराकली, माती जो है वो एकदम हरक गई है, मतलब धूप में जल चुकी है. आता हे कोणाला कळणार. अब लेखक बोल रहे हैं उस समय ऐसी उम्र थी कि किसको समझ में आए. नंतर म्हातारीला काहीच विचारलं नाही. बाद में उन्होंने उससे कुछ पूछा ही नहीं. सखुआजी गावातल्या कोणाच्याही बारशाला, लग्नाला, मयताला हटकून पुढं असायचीच. वो बोले गाँव में चाहे कोई किसी बच्चे का नामकरण हो यानी बारशा, किसी की शादी हो यानी लग्न, और किसी का मैयत यानी कोई मर जाए, उसमें सबसे आगे वो होती थी. सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचं. वो जो बोलती थी वही होता था. तिच्या शब्दाला चॅलेंज नसायचं. उसके बात को कोई चॅलेंज नहीं करता था. गावातल्या बापय माणसात ती एकदम बरोबरीनं वावरायची. आणि गाँव के जो बड़े बड़े लोग थे, मतलब पुरुष लोग है ना, बापय माणूस मतलब पुरुष लोग, उनके बीच में बराबरी से रहती थी. एकदा गावाच्या लक्ष्मीची जत्रा ठरली. यानी जत्रा यानी मेले के समान है ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते. इथं इळं पडलं, चाकबंदी झाली, अशात गावातली वस्तू बाहेर जाऊ द्यायची नाही असा नियम. यानी उसके जब वो जत्रा ठरती है तो उसके बाद में गाँव को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है. गाँव की कोई चीज़ बाहर नहीं जाती है असा नियम. अशात सातबाग घोरपड्याचा पोरगा वावंग बागला, गाव बैठक बसली, वावंग वागला आणि गाँव बैठक बसली. यानी वो जो सातबा घोरपड़े का जो लड़का था, वो उसने क्या किया, ये हमेशा का इनका नियम है उसको तोड़ दिया. यानी वावंग वागला यानी उसके नियम को तोड़ दिया आणि गाव बैठक बसली. गाव में एक बैठक हुई. पंचो म्हणाले रिवाजानुसार सातबाचा पोराला दंड करायचं. यानी सातबा के उस लड़के को सजा देनी चाहिए, दंड देना चाहिए, क्योंकि उसने नियम को तोड़ा है. सगळ्यांनी मानाडो लावल्या, सबने मान हिलाकर कहा हाँ सही बात है, निर्णय फायनल. एवढ्यात म्हातारी उठली. निर्णय फायनल हुआ. इतने में वो बूढ़ी अम्मा जो है वो उठी. म्हणाली पोरग मांडीवर घाण करते म्हणून काय मांडी कापता. यानी अगर बच्चा आपके गोद में जो है गंदगी कर दे तो क्या उस गोद को आप काट के फेंक दोगे, उस पैर को आप काट के फेंक दोगे. व्हायगा सगळे टाळा पगळून बघायला लागले. और सब लोग जो है उसकी तरफ देखने लगे. बोलायचं काय, शेवटी सगळे उठले. बोलना क्या था, उनके आगे कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था. सब उठ गए, आपापल्या घराच्या वाटेला लागले. सब अपने अपने घर की तरफ चले गए. सातबाच्या पोराला कोणीच काही बोललं नाही. कोई भी उस लड़के को कुछ नहीं बोला. म्हातारीचा गावाला भीती होती. यानी उसकी वो वृद्ध स्त्री की सबको बड़ा डर लगता था, क्योंकि वो अम्मा के समान है, सबके घर के समान थे. एकदा सखुआजी गावातल्या आया बाया गोळा करून आमच्या घरात आली. एक बार वो गाँव की दूसरी स्त्रियों को जमा करके जो है लेखक के घर आई. तेव्हा मी कॉलेजला होतो. यानी लेखक तब कॉलेज में पढ़ता था. आमच्या भागात तेव्हा प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग जोरात होते. उस समय वहाँ पर वृद्ध लोगों को यानी प्रौढ़ लोगों को जो है पढ़ाने का क्लास बहुत अच्छे से चल रहा था. पण आमच्या गावात एकही चालत नव्हता. पण हमारे गाँव में एक भी नहीं था. म्हातारी सगळ्या आयाबायांसमोर म्हणाली आमचं पोरगं एवढं काय काय शिकलं, आपल्याला दुसरा मास्तर कशाला पाहिजे. वो बोली कि हमारा लड़का जो है
इतना पड़ा हुआ है, फिर हमको दूसरा कोई टीचर किस लिए चाहिए? तूच शिकव की आम्हाला. अरे तू ही हमको पढ़ा ना. सखुबाजी 15 दिवसात वाचायला शिकली. सखुबाजी 15 दिन में पढ़ने को सीख गई. सगळ्या बायकांना शिकवत सुटली और सबको सिखाने लगी पढ़ाने में. त्यावेळी आमच्या गावचा सरपंच अंगठेवाला होता. उस समय गाव का सरपंच जो था अंगूठा छापता, वो पढ़ा लिखा नहीं था. त्याला तिनं चावडीतच गाठलं आणि उसने अच्छी मजा ली. आठवड्यात सही पूर्ता साक्षर केला और उसने उसको पकड़कर इतना पढ़ाया कि एक हफ्ते भर में उसको सही तो भी करना आ गया. अपने सिग्नेचर वो करने लगा. आमच्या गावातला चोपडा यांचा पोरगा पहिल्यांदा पोलीस झाला. गाँव में एक चोपड़ा करके परिवार था, उनका लड़का पुलिस बना. म्हातारीनं गावच्या बायका गोळा करून त्याला ड्रेसवर ओवाळलं. यानी उसने गाँव की दूसरी स्त्रियों को जमा किया. उस वृद्ध स्त्री ने, म्हातारी ने, और उस बच्चे की जो है, लड़के की जो है आरती उतारी, जो पुलिस बन गया था. दही साखरेने तोंड गोड केलं, उसको दही शक्कर खिलाया. गाँव म्हणजे म्हातारीचा गोतावळा. बोले गाँव यानी क्या, तो उस वृद्ध स्त्री का जो है परिवार, गोतावळा, नाते संबंध है ना. तिला गावातल्या सगळ्या लहान थोड्यामध्ये आपलं घर दिसायचं. उसको घर के सभी छोटे बड़ों में अपना ही घर, स्वयं का घर दिखाई देता था. सखुआजी शिकली सवरली असती, शहरात जन्मली असती तर कुठं पोचली असती. लेखक बोलता है कि अगर ये शहर में जन्मी होती और पढ़ी लिखी होती तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती. ये स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं है. इतकी प्रचंड बुद्धी तिला लाभली होती. इतनी भयानक, इतनी अच्छी बुद्धी उसको मिली हुई थी. पण ते तिच्या नशिबात नव्हतं. याने उसको इतना पढ़ा लिखा होना, शहर में जन्म लेने उसके नसीब में नहीं था. म्हणून काही बिघडलं नव्हतं. पर इससे उसका कुछ बिगड़ा भी नहीं था. तिनं सगळं तिच्या हयातीत काबीज केलं होतं. यानी उसके जिंदा रहते हुए, हयाती यानी ज़िंदगी में है ना, जीवंत रहते हुए. तो उसने अपने जीवंत रहते हुए वो सब कर लिया था जो उसको चाहिए था. सखुआजी मरण पावली. जब सखुआजी मर गई, लहान पोरांपासून म्हाताऱ्या गोताऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाला डोळ्यातून पाणी आलं. गाव पुरकं झालं. तब छोटे से लेकर बड़े तक गांव के हर एक व्यक्ति, बड़े बूढ़े से लेकर सबकी आंखों में पानी आ गया और गांव पुरकं झालं. आणि गांव अब क्या बोलते हैं उसको, अनाथ हो गया था, है ना. पोरकं यानी अनाथ हो गया था. आता फक्त आजीच्या दंतकथा. अब तो सिर्फ आजी की दंतकथा रहेगी. सब एक दूसरे को सुनाएंगे. जो बातें एक मुंह से दूसरे मुंह को सुनाई जाती है, बताई जाती है, वो दंतकथाएं कहलाती है. प्रत्येक गावात अशी एक आजी गावचा गोतावळा सांभाळून गेलेलीच असते. और प्रत्येक गांव में ऐसा होता है आज भी भारत में कि एक न एक कोई ऐसी आजी होती है जो पूरे गांव को अपने संबंधी समझ के, अपने नाते रिश्ते में समझ के उनको संभाल कर गई हुई होती. आता गावगाडा बदलला. अब तो गाव का पूरा रूप ही बदल गया. आजीला जागा चुरली नाही. अब तो आजी नाम की कोई चीज़ ही, वो जगह ही नहीं होती है गाँव में. अडचण फक्त उद्याच्या मुलांची. अब अडचण है तो सिर्फ कल के लड़कों के लिए. त्यांनी अशा आजीची आठवण कुठली सांगायची, क्योंकि उनके पास तो ऐसी कोई आजी होगी नहीं. तो वो किसकी यादें बताएंगे. जैसी लेखक के पास में है वैसी अब लेखक के समान आज के समय में क्या है, एक तो न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है. उसके लिए घर में जब वृद्ध स्त्री नहीं होती है, वृद्ध लोग ही नहीं होते, तो बच्चों को उनकी आदत ही नहीं होती और उनके पास इस तरीके की कोई कहानियाँ ही नहीं होती कि उन्होंने बचपन में उनकी दादाजी से सुनी हुई हो और उसको आगे बढ़ाए. तो यहाँ लेखक जो है बड़े बूढ़ों का हमारे जीवन में महत्व भी बताना चाह रहे हैं. प्लस उन्होंने हमको यहाँ पे ये भी बताया कि जीवन के मूल्य क्या होते हैं. जो वो वृद्ध स्त्री है वो गाँव में जन्मी, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझती थी. वो पुलिस होके वो लड़का आया तो उसकी आरती उतारना, उसको उसका महत्व समझ में आता था. उसको गाँव के बच्चों को कहानियाँ सुनाना, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ के रखना, ये भी उसको अच्छे से आता था. और वही चीज़ हमको लेखक यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हमें हमारी संस्कृति से जुड़ के रहना चाहिए. हमें हमारे समाज से, हमारे जीवन मूल्यों से जुड़ के रहना चाहिए. हमारी निर्णय क्षमता अच्छी होना चाहिए. हमारी दृष्टि किसी भी चीज़ को देखने के लिए तेज होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए. और जो भी है समय के साथ बदलाव इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसा कि इस वृद्ध स्त्री में हम देखते हैं कि समय के साथ में बदलती है, पढ़ाई लिखाई को भी महत्व देती है. विद्यार्थी मित्रों, मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आपका सखुआजी ये लेसन खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगर आपको अच्छा ना लगे तो भी लिखिए. मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए. मिल बांट कर पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए. धन्यवाद. नमस्ते.